हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा था कि इंडस्ट्रियल होता क्या है। इंडस्ट्रीज के अंदर हमने पढ़ा था प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को। वो वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 कि एक हमारा जो पीरियड है जिसकी हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं 1950 टू 1990 के अंदर एक इंडस्ट्रीज के लिए एक पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1956 में। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बात की जाए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था क्या 1956, तो ये रिजोल्यूशन पास कब किया गया था 1956 के अंदर, जिसका पर्पस था कि जितना भी इकोनॉमी कमांडेड हाई कमांडेड है, जितनी भी इकोनॉमी को हाईली जिन चीज़ों की जरूरत है उनको स्टेट कंट्रोल करना। उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलना। ओके। जो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन बना था ये, इसके अंदर कुछ गोल्स तैयार किए गए थे, कुछ स्ट्रेटजी तैयार की गई थी कि जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो वो स्ट्रेटजीज, वो गोल कौन कौन से थे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, ताकि हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट बना सकें। पहली स्ट्रेटजी थी प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करने के लिए प्रमोशन किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। इंक्रीज द साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट के हाथों में होती हैं, उनके साइज को इंक्रीज किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बनाए जाए। टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी। जो अमीरों को ज़्यादा, गरीबों को कम मिलता है, उस इनकम और वेल्थ उसको कम किया जाए। यहाँ पर इक्वलिटी लेके आए। मीन्स क्या था इसका, इनकम और वेल्थ के अंदर इक्वलिटी लेके आए। ठीक है। टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड वेल्दी एंड द इनकम कंसंट्रेशन इन द हैंड ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर कहा गया है कि जो मोनोपोली होती है, ओवरऑल मार्केट का कंट्रोल जो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है और कुछ ही लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, मीन्स जो इनकम कंसंट्रेशन के अंदर आता है, उससे बचा जाए। मीन्स इक्वलिटी लेके आए। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी। उसके बाद जो ये रिजोल्यूशन था उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। फर्स्ट, जिसके अंदर सोल ओन्ड बाय गवर्नमेंट जितनी भी इंडस्ट्री थी, मीन्स जो किसी भी एक पर्सन के द्वारा, जो सोल प्रोप्राइटरशिप या कह सकते हैं कि जितने भी सोल बिजनेसेस थे उनको यहाँ पर इंक्रीज किया गया था। मीन्स जितने भी एक ग्रुप के अंदर वैसी इंडस्ट्रीज को डाल दिया गया था जो अकेले बंदे के द्वारा चलाई गई थी। सेकंड ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया गया था वो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर के एफर्ट या हम कह सकते हैं उसके असिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी न्यू यूनिट कब वो एस्टाब्लिश करेंगे या उसी यूनिट के अंदर वो इम्प्रूवमेंट करेगी गवर्नमेंट। उसके बाद थर्ड ग्रुप के अंदर ये किसका मिक्सअप था, प्राइवेट प्लस में लिमिटेड, ये दोनों का मिक्सअप था। थर्ड ग्रुप में जितने भी प्राइवेट सेक्टर बच गए थे वो डाले गए थे। 3 कैटेगरी आपको समझ आ गई। एक तो जो सोलो प्रोप्राइटरशिप थी, दूसरा हम कह दें कि जो सेमी मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, जिसको मिक्स्ड इंडस्ट्री बोलते हैं वो, और एक जिसके अंदर ओनली प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड था। फिर इसके अंदर एक पॉइंट आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो विलेजेस वगैरह में हम कह दें कि जब छोटी यूनिट, एक स्मॉल लेवल के ऊपर जब कोई भी इंडस्ट्री तैयार की जाती है तो स्मॉल लेवल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, जो किसी कस्बे वगैरह में बनाई जाती है और किसी विलेज द्वारा बनाई जाती है। तो ये मेनली किस लिए होते हैं, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी तैयार की गई, जिसको हम कहते हैं कार्वे कमेटी।
ठीक है, सर्वे कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया गया था, जो कि 1955 में बनाई गई थी, जिसके अंदर जितने भी रूरल डेवलपमेंट करने के लिए रूरल एरिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे बिजनेस थे वो इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ ऑन यूनिट असेट्स इन यूज टू डिफाइन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था वो उसकी असेट्स कितनी है उनके पास, उनके अकॉर्डिंग देखा गया था। 1950 में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उनके लिए इन्वेस्टमेंट मोर देन 5 लाख होनी चाहिए थी, बट अब की अगर बात करें तो ये हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर 1 करोड़ हो गई है। कितने तक? 1 करोड़ तक जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें कि रोल क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। इसका मेनली फोकस होता है कि जो लेबर है उनको इंक्रीज किया जाए, उनकी हाई इंटेंसिटी की जाए। मतलब जो लेबर छोटे तो लेबरिंग वगैरह के ही देखेंगे स्मॉल स्केल तो, है ना, इंडस्ट्रीज तो ये मोस्टली फोकस लेबर के ऊपर ही करते हैं। इट रिलाइज ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसके ऊपर? कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दे। इट रिक्वायर लेस कैपिटल, भाई स्मॉल स्केल है तो यहाँ पर कैपिटल भी कितने की जरूरत होगी? स्मॉल लेवल पे होगी, या हम कह दें कि लेस कैपिटल की नीड होगी। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, जितने किसको प्रमोट करता है? एक्सपोर्ट को। मीन्स जो स्मॉल स्केल छोटे छोटे बिजनेस है वो क्या करेंगे? हाईली, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो क्वांटिटी तैयार कर देंगे, फिर उनको एक्सपोर्ट कर देंगे। लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस सीड बीड्स, तो यहाँ पर जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो लार्ज स्केल होते हैं। मीन्स सी बेड्स का मतलब यहाँ यही कहा गया है कि दिखेगा क्या आपको? छोटे छोटे से ही दिखेंगे बिजनेस, बट वो लार्ज स्केल पर ही काम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ लोकेशन, कि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किसके अकॉर्डिंग होता है? मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ देखने को मिलती है कि किस जगह पर वो बिजनेस किया गया है, कि वो जो स्मॉल स्केल बिजनेस है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। ये इसके रोल थे भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं। उसके बाद कुछ इश्यूज आते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट तो उनके पास फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी आती है, इतना पैसा नहीं होता लगाने के लिए। अगर ज़्यादा पैसा होता तो वो एक अपना बड़ा ही बिजनेस स्टार्ट कर लेते, है ना। स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उनको रॉ मटेरियल की कमी होती है। मार्केटिंग डिफ़िकल्टीज़, कि लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये तो छोटे से लेवल पे बनाई गई हैं चीज़ें तो ये अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ पर मार्केट में उनको सेल आउट करना थोड़ी सी वहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है। आउट ऑफ डेट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, भाई स्मॉल स्केल पर बिजनेस तैयार किया गया है, इसका मतलब उनके पास ज़्यादा जो न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन है ना तो वो मशीन होती हैं, ना ही उनके पास अच्छे इक्विपमेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इशू आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री पोज अ थ्रेट, कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो इतनी हाई क्वालिटी की गुड्स बनाती हैं, तो जो स्मॉल से लेवल पे बनाई गई हैं गुड्स वो उनके आगे थोड़ा सा थ्रेट, मतलब कमी ही दिखाई देती है। लोग उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं जो लार्ज स्केल पर होता है। ओके, उसके बाद आती है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी का मतलब बस यही होता है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिस पर ज़्यादा इंपोर्ट ना करके गुड्स को अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया जाए, मतलब अपनी घरेलू वस्तुओं को ज़्यादा महत्व दिया जाए, बल्कि बाहर से कोई भी चीज़ मंगाने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही डोमेस्टिक कंट्री के अंदर गुड्स तैयार की जाए। मीन्स यहाँ पर यही कहा गया है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, लेस कर दो भाई, डिक्रीज कर दो इंपोर्ट को कैसे भी करके। और ये कब कहा गया था? जो 7th हमारा 5 ईयर प्लान आया था उसके अंदर इसको रेफर किया गया था कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, कि आगे की तरफ देखना, ऐसे स्ट्रेटेजी बनाना कि व्यापार जो हम कर रहे हैं वो आगे की तरफ देखें, कि हम जहाँ तक हमारे से पॉसिबल हो हम अपने देश के अंदर ही चीज़ें बनाएं। लेकिन करंट में ये चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को मिली होंगी, है ना। So the government major goal with this strategy was to limit import and safeguard native businesses from international competition, कि इंटरनेशनल कंपटीशन को देखते हुए अपने देश के अंदर ही गुड्स को तैयार करना, लिमिट
जहाँ तक हमारे से पॉसिबल हो हम अपने देश के अंदर ही गुड्स बनाएं। अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही कम लिमिट कर दें कि हम इंपोर्ट करें गुड्स को। ओके। टैरिफ एंड क्वाटाज वर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इम्पोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा जो टैरिफ चार्जेस होते थे और जितना उनको कोटाज मिलता था उनको यूज़ किया जाए ताकि वो इम्पोर्ट के अगेंस्ट उनको बचा सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें बचेंगी अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे तो। उसके बाद इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट इज टैरिफ आर मैंडेटरी लिमिट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जो टैरिफ होता है वो एक तरीके का क्या होता है, टैक्स होता है। जब हम कोई भी चीज़ बाहर से अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पर हमें पे करना पड़ता है। दे रेज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट एंड डिस्कर्ज देयर यूज़। भाई जो हमने कोई भी चीज़ मंगाई है, इंपोर्ट की है, उसके प्राइस के साथ ये टैरिफ भी ऐड होगा। टैरिफ ऐड होगा तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जिस वजह से वो उनका यूज करने में डिस्कोर्ज होंगे, उसका यूज कम करेंगे। इम्पोर्ट कोटा आर नॉन मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव लिमिटेशंस ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। कि आपके पास लिमिट होती है यहाँ पर कि आप इतनी लिमिटेड गुड्स को ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। टैरिफ एंड कोटाज हैव द इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट एंड सो प्रोटेक्टिंग नेटिव बिजनेसेस फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। कि जो टैरिफ और कोटा ज़्यादा जो इनको इंक्रीज कर दिया गया था इनका रेट, वो इम्पोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। कि आपको क्या इफेक्ट देखने को मिला कि लोगों ने इंपोर्ट करना, एक कंट्री ने इंपोर्ट करना कम कर दिया, जिस वजह से फॉरेन कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो अपने देश में गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया गया है उनको बढ़ावा मिले। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। जो नया टॉपिक होगा हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।